हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे पेशेंट जिनकी वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और एसिट्रॉम या फिर वारफरिन जैसी दवाइयाँ खाते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे अपना पीटीआईएनआर की जांच कराते हैं। तो पीटीआईएनआर की जांच जब वो कराते हैं तो कितना आईएनआर है तो वो खून पतला में कहलाएगा और कितना आईएनआर है कि वो खून गाढ़ा में कहलाएगा। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर खून पतला है तो क्या करना चाहिए और खून गाढ़ा है तो क्या करना चाहिए, और पतला या गाढ़ा ना हो इसके बारे में, प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का बस ये मोटिव है कि आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपको नॉलेज हो रिगार्डिंग योर हेल्थ। क्योंकि आईएनआर की जांच आप हर 2 महीने में कराते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आईएनआर की जांच हम क्यों करा रहे हैं और कब हमारा डोज एडजस्ट होने की आवश्यकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद से डोज एडजस्ट करें। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज आईएनआर। अगर पीटीआईएनआर लेवल ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनकी एमबीआर या फिर एवीआर माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट या फिर एवॉर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, उनका टारगेट आईएनआर 2 से 3 के बीच में रहता है, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया होगा कि आपका टारगेट आईएनआर इतने के इतने बीच में होना चाहिए। जनरली देखा जाए तो 2 to 3 के बीच में रखते हैं। वहीं जो डीवीआर के पेशेंट है, डबल वाल्व रिप्लेसमेंट के पेशेंट है, उनका आईएनआर 2.5 to 3.5 के बीच में रहता है। या फिर आपके डॉक्टर ने डिस्चार्ज के टाइम पे आपके सीट पे लिखा होगा कि आपका आईएनआर इतना होगा, या फिर आपको बताया होगा कि आपका आईएनआर इसके बीच में होना चाहिए। ये होता है आईएनआर का रेजिम की किस सर्जरी के बाद कितना आईएनआर आपको मेंटेन करना है। अगर पीटीआईएनआर की जांच आपने कराई हुई है और आपका आईएनआर बढ़ा हुआ है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। इफ़ आपका आईएनआर 4 से कम है और साथ में ब्लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, तो आईएनआर का 4 से कम होना भी खून पतला होने की श्रेणी में आता है। और साथ में अगर पर्सन में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो एसिट्रॉम के डोज को कम करने की आवश्यकता है, या फिर एक डोज को मिस करके अगला डोज लेने की आवश्यकता है, जिससे आपका आईएनआर लेवल आपके रेंज में आ जाए, जितना रेंज आपको बताया गया है। फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये आपको खुद से नहीं करना है, ये आपके हेल्थ केयर वर्कर जो या फिर आपके जो डॉक्टर हैं, आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो आपको रिकमेंड करेंगे, वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, अगर आईएनआर 4 से 10 के बीच में है तो जैसे ही आपका आईएनआर 4 से 10 के बीच में आता है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो आपको बोलते हैं कि एसिट्रॉम या फिर वारफरिन जो आप दवा खा रहे हो उसको विथहोल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए। और हो सकता है आपको अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम प्रेजेंट है तो आपको विटामिन के इंजेक्शन या फिर विटामिन के ओरल टैबलेट दिए जाते हैं, जिससे आपका आईएनआर नॉर्मल आ जाए, आपका आईएनआर रेंज में आ जाता है। नेक्स्ट है, अगर आईएनआर 10 से ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए। इमीडिएटली आपको एसिट्रॉम या फिर वारफरिन जो दवा चल रही है उसको विथहोल्ड कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। और आपको इंजेक्शन फॉर्म में विटामिन के दिया जाता है। अगर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सीवियर ब्लीडिंग आपको हो रही है, तो ऐसे में ब्लड प्रोडक्ट जैसे कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP या फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन फॉर्म में दिए जाते हैं, जो कि ब्लड के ही कंपोनेंट होते हैं। और इसको देने के बाद पर्सन में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नॉर्मल होने लगती है। ये तो हो गई आईएनआर की बात कि आईएनआर इस रेंज में आता है तो आपको ये करना है। अगर आपको किसी भी तरह का ब्लीडिंग प्रॉब्लम दिखाई दे, जैसे यूरिन से ब्लड आना, स्टूल से ब्लड आना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, या फिर वॉमिट कर रहे, वॉमिट से ब्लड आना, किसी भी तरह का अनयूजुअल ब्लीडिंग दिखाई दे तो आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में हॉस्पिटल आना है और अपने आप को चेकअप कराना है, इवैल्यूएशन करानी है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, आईएनआर की जांच करानी है और ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम जो हो रही है उसको ठीक कराने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होता है। एक बार अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और आपने एसिट्रॉम या फिर वारफरिन के डोजेस को एडजस्ट नहीं कराया या फिर अदर उसका ट्रीटमेंट है वो नहीं लिया तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। इसलिए अदर किसी भी तरह का ब्लीडिंग प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तुरंत आपको हॉस्पिटल आना है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिर अदर स्पेशलिस्ट से मिलना है। नेक्स्ट है डिक्रीज आईएनआर। आईएनआर कम होता है तो ब्लड में क्लॉट का फॉर्मेशन या फिर थ्रोम्बस के फॉर्मेशन हो सकते हैं। इसलिए अगर आईएनआर कम है तो पर्सन में
एसिट्रॉम या फिर वारफरिन के डोज को बढ़ाने की ज़रूरत है, डोज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जिससे INR रेंज में आ जाए और क्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम से बच सके। इस सब से बचने के लिए खून पतला होने या फिर खून गाढ़ा होने या फिर INR कम होने या फिर INR बढ़ने के प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको रेगुलर टाइम पीरियड पे आपको INR की चेकअप कराते रहना है। महीने 2 महीने जैसे भी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं उस तरह से आपको INR की चेकअप करानी ही है। ये नहीं है कि आपने एक बार करा लिया फिर साल भर के बाद करा रहे हो, तो ये नॉर्मल टेस्ट की तरह नहीं है कि आप 6 महीने बाद करा रहे हैं फिर साल भर बाद करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको लाइफ टाइम हर महीने 2 महीने में टेस्ट कराने ही है, जैसा भी आपको रिकमेंड किया गया है। PTINR लेवल जो डिपेंड करता है डाइट पे, बहुत सारे डाइट्स होते हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड होती हैं ऐसे टाइम पे, जो पर्सन एसिट्रॉम या फिर वारफरिन ले रहे हैं तो बहुत सारे डाइट्स होते हैं वो हमें रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, हमें नहीं लेना होता है। अगर हम वो फ्लक्चुएट करके लेते हैं या फिर डाइट का मॉडिफिकेशन करते हैं तो INR लेवल फ्लक्चुएट करता है। और साथ ही आपका मेडिसिन पे भी डिपेंड करता है, मेडिसिन आपको टाइम पे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, प्रॉपर रूप से ले रहे हो कि नहीं, डोज सही ले रहे हो या नहीं। और साथ में कुछ ऐसे मेडिसिन अगर इंट्रोड्यूस हुई है, कोई न्यू मेडिसिन आपको दी गई है या फिर कोई और आपको बीमारी है जिसकी वजह से नई मेडिसिन कुछ दी गई है, तो वो भी इंटरेक्ट करती है एसिट्रॉम या फिर वारफरिन या खून पतला करने की दवाइयों से, जिससे इफ़ेक्ट आता है। तो इन सब चीज़ों पे INR डिपेंड करता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि हमें डाइट को मॉडिफिकेशन जो है वो सही रखना है और डाइट को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में काफ़ी बार बताया कि आपको डाइट फ्लक्चुएट नहीं करना है, एक फिक्स पैटर्न में डाइट लेनी होती है। नेक्स्ट है रेगुलर चेकअप के साथ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सेल्फ मेडिसिन को एडवाइस कर लेते हैं, एसिट्रॉम या फिर वारफरिन के डोज को खुद से एडवाइस कर लेते हैं, नहीं हम इतना है तो इतना डोज खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर किसी के बॉडी में एसिट्रॉम या फिर INR का लेवल अलग अलग होता है। कई पेशेंट हैं जो कि लो डोज पे उनका INR मेंटेन रहता है, कई पर्सन ऐसे भी हैं जिनका हाई डोज पे INR मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप INR टेस्ट कराओ तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमें कितना एसिट्रॉम या फिर वारफरिन की डोज लेनी चाहिए और उसी डोज को आप कंटिन्यू लीजिए। सेल्फ मेडिकेट ना करें, सेल्फ एडवाइस ना करें कि हम इतना डोज खाएंगे तो सही रहेगा। खुद से अगर आप एडवाइस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, आप ब्लीडिंग या फिर क्लॉटिंग की संभावना से गुजर सकते हैं, इसलिए इस तरह का काम ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया INR कितना होगा तो क्या करना चाहिए, किस तरह के INR लेवल पे हमें क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन वाली होती है, इसलिए जैसे ही आपको पता चले कि आपका INR बढ़ा हुआ है या फिर कम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जिससे आपका डोज एडजस्ट हो सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।